Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Herodov. The question says, a system consists of two identical cubes, each of mass m, linked together by the compressed weightless spring of stiffness chi. The cubes are also connected by a thread, which is burned through at a certain moment. Find that there are two parts. First part is, at what values of delta L the initial compression of the spring, the lower cube will bounce up after the thread has been burned through, and the second part is, to what height h the center of gravity of this system will rise if the initial compression of the spring delta L is equal to 7 mg upon chi. तो चलिए बच्चों सवाल को समझते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक सिस्टम है जो कि किससे बना है, टू आइडेंटिकल क्यूब से और एक वेटलेस स्प्रिंग से जिसकी स्टिफनेस ग्रीक अल्फाबेट काई से डिनोटेड है ना। हम लोग एक काम करते हैं, चूंकि एक्स और काई में कंफ्यूजन हो सकता है तो इसीलिए हम लोग स्टिफनेस को लेटर से की के से डिनोट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो क्यूब्स है दे आर ऑल्सो कनेक्टेड बाय अ थ्रेड, है ना, जिसे क्या कर दिया गया, एक सर्टेन मोमेंट पर बर्न कर दिया गया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि एट व्हाट वैल्यूज ऑफ डेल्टा एल, यहाँ पर डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल एक्चुअली क्या है, इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि किन वैल्यूज ऑफ डेल्टा एल पे क्या होगा, जो लोअर क्यूब है ना, जो नीचे वाला क्यूब है, इट विल बाउंस अप आफ्टर द थ्रेड हैज बीन बर्न थ्रू, ठीक है। तो चलिए पहले पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने 3 डायग्राम्स शो कर रखे हैं। पहला डायग्राम वही है जैसा सवाल में मेंशन था कि इस समय स्प्रिंग में डेल्टा एल का कंप्रेशन है, ठीक है। अगले डायग्राम में मैंने ये शो करा है कि स्प्रिंग जो है वापस अपने नेचुरल लेंथ में आ गई, लेकिन इस समय ये अभी भी ऊपर जा रही है ना। ये ऊपर अभी भी क्यों जा रहा है, ये ब्लॉक अभी भी है ना, ऊपर वाला ब्लॉक जो अभी भी ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि हम लोग कौन सा सिचुएशन चाहते हैं, हम लोग एक ऐसी सिचुएशन चाहते हैं जब क्या हो जाए, जो नीचे वाला ब्लॉक है ना, जब जो नीचे वाला ब्लॉक है वो एक्चुअली ग्राउंड को जस्ट क्या करे, छोड़ दे, है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन जो इसे जमीन से मिल रहा है ना, यहाँ पर जमीन से जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है, तो हम लोग जैसा कि समझ पा रहे हैं यहाँ पर इस ब्लॉक पर है ना 2 फोर्सेज उस समय लगने चाहिए। एक तो लगना चाहिए नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ लगना चाहिए kx, है ना। और जिस मोमेंट पर kx की वैल्यू क्या हो जाए, mg के बराबर हो जाएगी, उस समय जो जमीन से इसे नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा था है ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और हम लोग पहले तो वो वाली कंडीशन देखना चाह रहे हैं जब क्या हो, जिस डेल्टा एल पर जस्ट नॉर्मल रिएक्शन 0 हो। मतलब हम लोग एक ऐसी सिचुएशन देखना चाह रहे हैं जिसमें बिल्कुल ऐसा हो जाए कि जब ब्लॉक ऊपर जा रहा है और जैसे ही वो अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा उस समय इस ब्लॉक की स्पीड क्या हो चुकी हो, जस्ट 0 हो चुकी हो, और उस समय kx इतना हो सच दैट कि वो किसके बराबर हो जाए, एग्जैक्टली mg के बराबर हो जाए, ताकि जस्ट ये जो ब्लॉक है वो उठ जाए। तो आप समझ पा रहे हैं कि इसके अलावा जो और भी एक्सट्रीम केसेस होंगे, है ना, जब हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है ये और ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगा, तब तो बड़े आराम से नीचे वाला ब्लॉक ऊपर उठ सकता है। तो हम लोग किस क्रिटिकल कंडीशन की बात करेंगे बच्चों, हम लोग एक ऐसे क्रिटिकल कंडीशन की बात करेंगे जब क्या हो जाए, जब यहां पर जैसे कि मैं x शो कर देता हूं ना, यहां पर x क्या शो कर रहा है बच्चों, x यहां पर इलोंगेशन शो कर रहा है ना स्प्रिंग में। तो जब इलोंगेशन जस्ट इतना हो जाए कि kx की वैल्यू mg के बराबर हो जाए और ये जो नीचे वाला ब्लॉक है ना, ये जमीन से नॉर्मल रिएक्शन कितना फील करे, 0 जस्ट फील करे, तो उस क्रिटिकल कंडीशन की हम लोग बात करेंगे। और हम लोग ये समझ सकते हैं कि कंप्रेशन और भी ज्यादा का हुआ है ना, तब तो और बड़े आराम से ये जो ब्लॉक है ये और ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं ना। सबसे पहले तो kx इज इक्वल टू अगर mg हो गया तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, mg अपॉन k। तो हम लोग चाहते हैं कि जो ब्लॉक है ना, वो इतना ऊपर जाए सच दैट कि स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है वो कितने का आ जाए, mg अपॉन k का आ जाए, है ना। वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द क्रिटिकल केस, है ना, ठीक है। अब बच्चों हम लोग एक काम करेंगे, यहां पर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं ना। इससे मैं कह रहा हूं इनिशियल पोजीशन और इससे मैं कह रहा हूं फाइनल पोजीशन ऊपर वाले ब्लॉक की। तो हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों
कि सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसमें क्या आया है, इंक्रीमेंट आया है ना। तो सिस्टम की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ गई है कितने से, बाय एन अमाउंट mg इंटू एक्स प्लस डेल्टा एल, है ना। ये हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, ये इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब u फाइनल माइनस u इनिशियल है। इसके अलावा बच्चों अगर हम लोग बात करें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की, है ना, तो इनिशियली स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, तो वो थी बच्चों हाफ के डेल्टा एल का स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं यहां पर बात करूं यू फाइनल की, है ना, तो वो कितना हो जाएगा, हाफ के, और इस समय स्प्रिंग में एलोंगेशन कितने का है, एक्स का है, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये कौन सा यू आई है, ये है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, है ना, उसकी इनिशियल वैल्यू। उसी तरीके से यू फाइनल के ऊपर मैंने डैश लगा दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में भी जीरो थी, और बिल्कुल एक्सट्रीम केस की जो हम लोग बात कर रहे हैं वहां पर भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, क्योंकि ऊपर वाला ब्लॉक रुक गया है और नीचे वाला ब्लॉक जस्ट ऊपर उठा है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आया है। ओवरऑल सिस्टम को अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पर अर्थ प्लस ये पूरे के पूरे सिस्टम को अगर साथ में ऑब्जर्व करें तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो पूरी की पूरी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल हैज टू बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, है ना। मैंने क्या माना है, अर्थ प्लस ब्लॉक्स प्लस स्प्रिंग, इस पूरे को मैंने माना है सिस्टम। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं बच्चों, यहां पर हम लोगों ने क्या करा था, सबसे पहले धागे से, है ना, धागे की वजह से यहां पर कंप्रेशन था, धागे को जैसे ही बर्न किया गया तो स्प्रिंग जो है अब वापस अपने नेचुरल लेंथ पर आया सबसे पहले तो, लेकिन चूंकि ऊपर वाला ब्लॉक जो इसके पास स्पीड थी ऑलरेडी, तो वो इस मोमेंट पर रुक नहीं पाया, और स्प्रिंग के ना चाहते हुए भी ब्लॉक ऊपर जाने लगा और स्प्रिंग बेचारा उसमें इलोंगेशन आने लगा, जिस वजह से स्प्रिंग जो है ऊपर वाले ब्लॉक को खींचने लगा नीचे की तरफ, जिस वजह से ऊपर वाला ब्लॉक एक मोमेंट पर जाकर के क्या होगा, एक इंस्टेंट के लिए रुकेगा, और उसके बाद वापस से स्प्रिंग जो है वो क्या होगा उसके साथ, वो स्प्रिंग जो है अपने इलोंगेटेड स्टेट से बाद में फिर से नेचुरल लेंथ पर आएगा, पर हमें उसकी बात नहीं करनी है। हमें कहां तक बात करनी है, जब ऊपर वाला ब्लॉक जस्ट रुक जाए, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यू आई प्लस यू आई डैश इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस यू फाइनल डैश, है ना। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, u फाइनल, है ना, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, u इनिशियल डैश माइनस u फाइनल डैश के बराबर। अब देखिए u फाइनल माइनस u इनिशियल कितना था, वो तो था mg इंटू एक्स प्लस डेल्टा एल, तो यहां मैं लिख देता हूं mg इंटू एक्स प्लस डेल्टा एल, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो u इनिशियल जो है वो कितना था, हाफ के डेल्टा एल का स्क्वायर, है ना। u इनिशियल डैश जो है दैट इज इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी थी, हाफ के, यहां लिख देता हूं मैं, हाफ के डेल्टा एल का स्क्वायर, और उसमें से क्या घटा देंगे हम लोग, हाफ के एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और एक्स की वैल्यू हमें पता है ना, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स इज एक्चुअली mg अपॉन के, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहां पर हमारे पास जो है दो इक्वेशंस आ गई है ना, और इन दो इक्वेशंस की मदद से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्चुअली डेल्टा एल, ठीक है। तो चलिए कोशिश करते हैं, है ना। सबसे पहला काम जो मैं करने का सोच रहा हूं वो ये है कि x की वैल्यू को यहां और यहां पर पहले तो मैं फिट कर देता हूं ना, तो ये क्या बन जाएगा, mg मल्टीप्लाइड बाय mg अपॉन के प्लस डेल्टा एल इज इक्वल टू हाफ के डेल्टा एल का स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ के mg अपॉन के का भी होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास। सबसे पहला टर्म आ जा रहा है एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के प्लस एम जी इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू हाफ के डेल्टा एल का होल स्क्वायर माइनस हाफ, यहां पर क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के, है ना। तो देखिए बच्चों यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर जो है ना, हमारे पास आ जा रहा है हाफ के डेल्टा एल का स्क्वायर माइनस एम जी इंटू डेल्टा एल
माइनस, है ना, माइनस क्या हो जाएगा ये 3/2 m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई हमें नजर आ रही है ना, और यहां पर जो डेल्टा एल है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसे फैक्टराइज कर देते हैं। यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, हाफ के डेल्टा एल का होल स्क्वायर माइनस यहां पर लिख लेना चाहिए 3/2 mg इंटू डेल्टा एल प्लस हाफ mg इंटू डेल्टा एल, है ना। तभी हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट जो है वो यही आ जाएगा, है ना। यहां पर फिर क्या लिख देंगे, माइनस 3/2 m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k इज इक्वल टू 0। तो चलिए बच्चों यहां पर हम लोग कॉमन ले लेते हैं ना। कॉमन यहां पर क्या ले सकते हैं, हाफ इंटू डेल्टा एल, है ना, ये कॉमन आ जाएगा पहले। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, हाफ इंटू डेल्टा एल कॉमन है, फिर आ जाएगा के डेल्टा एल माइनस, अब अगला टर्म क्या आ जाएगा 3mg, है ना। फिर अगला टर्म क्या आ जाएगा प्लस, इधर हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इधर हम लोग ले सकते हैं हाफ mg, है ना, हाफ mg कॉमन लिया जा सकता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा डेल्टा एल माइनस, और अगला टर्म क्या हो जाएगा 3mg अपॉन k, है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, इधर देखिए बच्चों, अगर मैं इस वाले टर्म को एनालाइज करूं ना, ये वाले टर्म को अगर मैं देखूं, तो देखिए इसके साथ मैं क्या कर सकता हूं, इस वाले टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे यहां पर लिखा है ना, ये लिखा है हमारे पास हाफ, ये है डेल्टा एल माइनस 3mg अपॉन के। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, यहां पर एलसीएम के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा के डेल्टा एल माइनस 3mg, है ना। तो यहां पर ये हो जाएगा 1 अपॉन के डेल्टा एल माइनस 3mg, तो ये पहले टर्म जैसा दिखने लगेगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, हाफ इंटू डेल्टा एल मल्टीप्लाइड बाय के डेल्टा एल माइनस 3mg तो ऑलरेडी था, फिर यहां पर अगला टर्म क्या लिख देंगे, प्लस mg अपॉन 2k, है ना, और अगला टर्म यहां पर आ जाएगा के डेल्टा एल माइनस 3mg इज इक्वल टू 0। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि अगला स्टेप हमारा क्या होने वाला है ना। तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा, के डेल्टा एल माइनस 3mg, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, हाफ डेल्टा एल प्लस mg अपॉन ट्वाइस ऑफ के इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या पॉसिबल आंसर आ सकता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू 3mg अपॉन के, है ना, ये आ सकता है, क्योंकि दूसरे वाले टर्म से तो डेल्टा एल नेगेटिव आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि डेल्टा एल की वैल्यू क्या आ जा रही है, 3mg अपॉन के, एंड दिस हैज टू बी आवर आंसर। तो बेसिकली बच्चों हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि मिनिमम डेल्टा एल, है ना, ये बेसिकली क्या आया है, मिनिमम डेल्टा एल आया है। तो डेल्टा एल क्या हो जाए, डेल्टा एल अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3mg अपॉन के हो जाएगा, तब तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि बड़े आराम से जो है ना, जो इलोंगेशन है स्प्रिंग में, है ना, जो इलोंगेशन है स्प्रिंग में, वो mg अपॉन के को अटेन कर सकता है, जिस वजह से, है ना, जो नीचे वाला ब्लॉक है वो ऊपर उठ जाएगा। अगर डेल्टा एल की वैल्यू एग्जैक्टली 3mg बाई के हो, तो जो नीचे वाला ब्लॉक है वो जस्ट उठेगा। लेकिन अगर डेल्टा एल की वैल्यू और बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो नीचे वाला ब्लॉक है ये और ऊपर की तरफ उठ पाएगा, है ना। अब आ जाते हैं बच्चों सवाल के दूसरे पार्ट में ना, बी पार्ट में देखिए क्या बोला गया था, टू व्हाट हाइट h द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस सिस्टम विल राइज इफ द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग डेल्टा एल इज इक्वल टू 7mg अपॉन काई, या फिर हम लोग कहेंगे 7mg अपॉन के बराबर। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस बार हमारे को डेल्टा एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7mg अपॉन के, जो कि ऑब्वियस है इट इज ग्रेटर देन 3mg अपॉन के, जो हम लोगों ने पिछले सवाल में हासिल करा था, है ना। तो इस बार हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो नीचे वाला ब्लॉक है ना, ये बड़े आराम से ऊपर उठ जाएगा। क्लियर है ये बात, और हमें ये भी समझ में आ रहा है कि जिस समय नीचे वाला ब्लॉक जस्ट उठने वाला होगा, उस समय ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसके पास स्पीड रहेगी, है ना। जैसे 3mg बाई के अगर होता तो जस्ट ये ऊपर उठता है ना, और उस समय ऊपर वाला ब्लॉक जो है उसकी स्पीड 0 हो गई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार जब नीचे वाला ब्लॉक ऊपर उठने वाला होगा, एट दैट मोमेंट द अपर ब्लॉक विल हैव सम वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि इस बार क्या होने वाला है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जब ये जो नीचे वाला ब्लॉक है जस्ट उठने वाला होगा,
है ना, उस समय ऊपर वाले ब्लॉक के पास कुछ स्पीड होगी और उस स्पीड को लेट मी कॉल v, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ही बच्चों ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो जमीन के कांटेक्ट में तो ऑब्वियसली नहीं रहेगा। तो अब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, इस पर हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। मैं यहाँ पर सिस्टम किसे ले रहा हूँ, इन दोनों ब्लॉक प्लस स्प्रिंग को, है ना। अगर इस पूरे के पूरे सिस्टम को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो उस पर सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा, है ना। तो अगर पूरे सिस्टम पर सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है तो हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में क्या कह सकते हैं, है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा एग्जैक्टली इक्वल टू जी वेक्टर, है ना। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो जी है तो हम लोग जी वेक्टर कह रहे हैं कि उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि पूरे सिस्टम पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है और वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो चलिए पहली चीज जो मैं निकालना चाहता हूं ये है कि जब ये सिस्टम, है ना, जब ये सिस्टम ग्राउंड से कांटेक्ट अपना खोने वाला था उस समय ऊपर वाली ब्लॉक की स्पीड v जो थी वो कितनी थी। ये तो हमें पता है कि उस मोमेंट पर जो नीचे वाला ब्लॉक है उसकी स्पीड कितनी रहेगी, उसकी जो स्पीड है वो तो खैर जस्ट 0 ही रहेगी, क्योंकि अभी अभी तो ये उठना ही चालू कर रहा है ना। लेकिन ऊपर वाले ब्लॉक की स्पीड उस समय रहेगी। तो चलिए ऊपर वाले ब्लॉक की स्पीड निकाल लेते हैं ताकि हमारे को इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल सके, ठीक है। तो बच्चों यहां पर मैं फिर से क्या करने वाला हूं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराने वाला हूं, है ना। इनिशियल और फाइनल केस को अगर मैं देखूं और अर्थ प्लस ये जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है इस पूरे को मैं अगर एक सिस्टम मानूं, है ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरे सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो इनिशियली, है ना, इनिशियली हम लोग क्या कह सकते हैं, इनिशियली हम लोग कह सकते हैं कि स्प्रिंग के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, तो वो थी हाफ के 7 mg अपॉन के का होल स्क्वायर। ना कोई काइनेटिक एनर्जी थी, और अगर मैं इनिशियली जिस हाइट पर ये ब्लॉक है ना, अगर मैं वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस मानूं तो हम लोग कह सकते हैं कि इस ऊपर वाले ब्लॉक के पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। नीचे वाले ब्लॉक के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं उसे कंसिडर ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो इनिशियली मैं इतनी एनर्जी कह रहा हूं, बाद में मैं कितनी कहूंगा, हाफ के इंटू, अब स्प्रिंग में देखिए कि इलोंगेशन कितने का आ गया, तो वो आ गया mg अपॉन के का, तो हाफ mg अपॉन के का स्क्वायर, है ना, इंटू के, हाफ के एक्स स्क्वायर। फिर साथ ही साथ हम लोग और क्या कह सकते हैं कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो और कितना ऊपर चला गया अपने ओरिजिनल लोकेशन से, तो वो 7 mg बाई के प्लस mg बाई के, दैट इज 8 mg बाई के ऊपर गया है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mg इंटू 8 mg अपॉन के, है ना। तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इतनी हो गई। साथ ही साथ शुरुआत में कोई काइनेटिक एनर्जी तो थी नहीं, लेकिन अब है, और वो कितनी है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो है हमारे को निकालना क्या है, हमारे को ये v निकालना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहां पर कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ इंटू के इंटू पहला टर्म बन जाएगा 49 m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे हाफ के m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, और एक और टर्म क्या आ जाएगा, माइनस 8 m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन के आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी जगहों पर भी देखिए कि एक के डिनोमिनेटर में ही बचेगा, है ना। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या क्या चीजें आ रही है, m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन के, ये तो कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, 49 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 8 को मैं लिख सकता हूँ 16 अपॉन 2। क्लियर है ये बात। तो यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जा रही है, m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन के मल्टीप्लाइड बाय 49 में से हमारे को क्या घटाना है, 17 घटाना है ना। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 32, है ना। तो 32 अपॉन 2 इज 16, ठीक है। साथ ही साथ 2 से, है ना, 2 इधर है तो ये 32 हो जाएगा। चलिए अभी रहने देते हैं, एक m जो है पहले उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहां से देखिए हमारे पास v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, जैसे मैंने कहा था 2 इंटू 16 32 इंटू m g स्क्वायर अपॉन के बराबर। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 8g अंडर द रूट ऑफ m अपॉन
ट्वाइस ऑफ के। क्लियर है? तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये ऊपर वाले ब्लॉक की स्पीड आ गई, लेकिन कब, जब नीचे वाला जो ब्लॉक था वो जस्ट है ना ग्राउंड को छोड़ ही रहा था उस समय के लिए। ठीक है, तो बच्चों अब मैं ये जो थर्ड डायग्राम है उसके ऊपर चर्चा करना चाह रहा हूं, है ना। हम लोग देख पा रहे हैं कि ऊपर वाले ब्लॉक के पास स्पीड v है ऊपर की तरफ, जो हम लोगों ने निकाल ली है, और नीचे वाला ब्लॉक तो अभी बेचारा उठना चालू ही कर रहा है, उसके पास स्पीड 0 है। तो हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इस मोमेंट के लिए जरूर निकाल सकते हैं ना। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, तो m इंटू वी प्लस m इंटू 0 अपॉन m प्लस m, मतलब ये बेसिकली कितना आ गया, ये आ गया v/2, है ना, मतलब कि 4g अंडर द रूट ऑफ m अपॉन 2k, है ना। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखिए बच्चों, इस सिचुएशन के बाद क्या होगा, थर्ड वाले डायग्राम के बाद होगा कि ये जो ब्लॉक है ये जमीन छोड़ करके अब ऊपर उठने लगेगा, और अब हमारा फोकस एग्जैक्टली कहां पर है, सेंटर ऑफ मास पर है ना। अब हम लोग सिर्फ सेंटर ऑफ मास की चर्चा करें जो शुरुआत में यहां पर था, है ना, इन दोनों ब्लॉक्स के बिल्कुल सेंटर पे था। अब क्या होगा, सेंटर ऑफ मास जो है एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा, है ना, और वहां पर जाकर के ये रुक जाएगा, उसके बाद फिर ये नीचे आने लगेगा। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो कितना हाइट फिलहाल, है ना। सबसे पहली चीज जो मैं जानना चाहता हूं वो ये h1 हाइट है ना, इसे मैं h1 हाइट कह दे रहा हूं कि ये कौन सी h1 हाइट है जिसको ये अटेन कर रहा है। क्लियर है ये बात? तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो निकाल ही रखी है ना। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो हम लोगों ने निकाल रखी है, और वो कितनी आ रही थी, 4g अंडर द रूट ऑफ m अपॉन 2k। ठीक है, अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना है, वो तो है -g। ठीक है, और हम लोग चाहते हैं कि जब फाइनल स्पीड, है ना, सेंटर ऑफ मास की कितनी हो जाए, 0 हो जाए, तो उस समय ये कितनी हाइट अटेन करा होगा वो हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा v फाइनल का स्क्वायर, दैट इज 0 स्क्वायर माइनस 4g अंडर द रूट ऑफ m अपॉन 2k, इसका स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू h1। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा 16g स्क्वायर m अपॉन 2k इज इक्वल टू 2g h1 के बराबर। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या आ गया हमारे पास देखिए h1 आ गया, है ना। h1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई 2, 8 और इधर 2, तो ये हो जाएगा 4। तो h1 की वैल्यू आ गई 4m, फिर एक g भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4mg अपॉन k। तो हम लोग देख पा रहे हैं इस डायग्राम के हिसाब से ना, इस डायग्राम के हिसाब से जो फिलहाल हम लोगों ने h1 निकाला है वो कितना है, 4mg अपॉन k आया है। ठीक है, तो बच्चों ये तो वो राइज है जो थर्ड वाले सिचुएशन से हुआ है फोर्थ वाले सिचुएशन में, है ना। लेकिन हमें क्या जानना था, हमें ये जानना था कि शुरुआत में, है ना, शुरुआत में जहां पर सेंटर ऑफ मास था वहां से ये कितना ऊपर राइज करा है। ठीक है, तो बच्चों मैं एक काम करता हूं, मैं ग्राउंड को y इक्वल टू 0 कह देता हूं ना। अगर मैंने ग्राउंड को y इक्वल टू 0 कह दिया तो हम लोग y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली ये क्या बता सकते हैं, तो अगर मैं स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ को L0 मान रहा हूं तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा L0 माइनस कितना घटा दे उसमें से 7mg अपॉन k। अगर ये घटा देंगे तो हमारे पास कौन सी हाइट आ जाएगी, हमारे पास ये वाली हाइट आ जाएगी, मतलब कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो कहां पर है, तो बिल्कुल उसके हाफ डिस्टेंस पर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास होगा, है ना, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स का जो मास है वो बिल्कुल सेम है। तो यहां पर मैं डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं, है ना, अगर मैं क्या निकालना चाहूं, फाइनल ये जो थर्ड वाला डायग्राम है ना, थर्ड डायग्राम के हिसाब से अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, तो देखिए y कोऑर्डिनेट YCOM फाइनल ये क्या हो जाएगा, तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नेचुरल लेंथ में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, L0 में mg/k ऐड करना पड़ेगा ना, इस बार L0 प्लस mg अपॉन k, है ना, और उसका भी हमें क्या करना होगा, हाफ करना होगा, क्योंकि L0 प्लस mg अपॉन k क्या बन गया, L0 प्लस mg अपॉन k जो है वो ये वाली हाइट हो गई। क्लियर है, तो इसका हमें करना होगा हाफ, क्योंकि अगेन सेम रीजन से सेंटर ऑफ मास
मिड पॉइंट पर लाई करेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर मैं y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनली निकालूं तो वो हमने देख लिया L0 प्लस एम जी अपॉन के बाई 2 आ रहा है, इनिशियल L0 माइनस 7 एम जी अपॉन के बाई 2 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर डेल्टा वाई, है ना। डेल्टा वाई कितना आ जाएगा, मतलब चेंज कितने का आया, कितने हाइट से यहाँ पर चेंज आया, तो वो हो जाएगा वाई सी ओ एम फाइनल माइनस वाई सी ओ एम इनिशियल, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिख सकते हैं एल नॉट बाई 2, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एल नॉट बाई 2 है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बच जाएगा, एम जी अपॉन 2 के माइनस माइनस प्लस 7 एम जी अपॉन 2 के, तो ये बन जाएगा 8 एम जी अपॉन 2 के विच इज इक्वल टू 4 एम जी अपॉन के। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे पहले कितना हाइट राइज करा था सेंटर ऑफ मास यहां से लेकर के यहां जाने में, ये वाली लोकेशन को अचीव करने में। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि 4 mg बाई के का राइज आया था, और उसके बाद, है ना, उसके बाद फिर से हम लोगों ने देखा कि और कितना राइज आया इस लोकेशन से फर्दर, तो इस लोकेशन से फर्दर h1 का राइज आया विच वॉज अगेन 4 mg बाई के। तो टोटल जो है ना समझ पा रहे हैं कि डेल्टा h आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4 mg अपॉन के प्लस 4 mg अपॉन के, दैट इज 8 mg अपॉन के, है ना। तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर, है ना। सेंटर ऑफ मास फाइनली जो है ना, हम लोग देख पा रहे हैं कि कितने हाइट पर चला गया एज कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल हाइट, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 mg अपॉन के, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।